जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताता हूँ कि इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर आपको मिल जाएगा और उसका लिंक यहाँ पर नीचे भी दे दिया जाएगा जहाँ से आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर जेनेटिक्स की डेफिनेशन दी गई है कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। ये देखिए, जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकी, वह इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुगति या वंशानुक्रम तथा वेरिएशन यानी कि विविधता का विज्ञान है। इसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में अध्ययन करते हैं। इन दो वर्ड का हमें पता होना चाहिए और ये याद होनी चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होता है। आगे देखते हैं। द साइंस ऑफ जेनेटिक्स deals with the principles that explain the similarities between parents and their progeny and the differences among individuals of a single species। यानी कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जेनेटिक्स में हम उन सिद्धांतों के बारे में देखते हैं जो क्या बताते हैं कि पेरेंट्स और उनकी प्रोजनी यानी कि उनकी संतान, माता पिता और उनकी संतान के बीच में समानता का क्या कारण है, किस वजह से वो समानता आती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं उनकी जो संतान है, संतान का चेहरा उसके माता पिता से मिलता है। इस जो समानता का कारण क्या है, इस समानता को जानने के लिए हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं और इस समानता का कारण इनहेरिटेंस होता है। इसके अलावा डिफरेंसेस अमंग, ये जो लिखा है यहाँ पर, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए सिंगल स्पीसीज, एक स्पीसीज के जो व्यक्ति होते हैं उनके मध्य में कुछ विविधता भी होती है, कुछ अंतर भी होता है। वह अंतर किस कारण से है? एक माता पिता की एक से ज्यादा जब संतान होती है, वह संतानें बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी, ना ही वे संतान 100% अपने माता पिता से मिलेगी। जो ये विविधता है, जो ये अंतर आया है कि वे संतान जिनमें डीएनए एक ही माता पिता से आया है, तो उनके चेहरे, उनकी शक्ल, उनका व्यवहार क्यों एक जैसा नहीं होता है? इस विविधता का क्या कारण है? इसका भी अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो दो तरह के प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया जाता है इसमें, जो यह बताते हैं कि समानता का कारण क्या है और विविधता का कारण क्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस, जीन और ट्रेट्स। यहाँ पर इनहेरिटेंस के बारे में दिया गया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। साधारण भाषा में देखा जाए तो इनहेरिटेंस होता है कि माता पिता से संतान में लक्षणों का जाना, और वह लक्षण कैसे जाते हैं? वे जीन के माध्यम से जाते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग यानी कि प्रोजेनी। यहाँ पर लिखा है इनहेरिटेंस रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। ये जीन्स कैसे जीन्स का ट्रांसमिशन, जो क्या करते हैं? गवर्न करते हैं वेरियस ट्रेट्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। उन जीन का ट्रांसमिशन, स्थानांतरण पेरेंट्स से उसकी संतानों में जाना, और ये जीन निर्धारित करते हैं लक्षणों का, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन है जीन्स। जीन्स क्या होता है? जीन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये याद रहना चाहिए कि क्या होता है जीन्स? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। क्या करते हैं? दैट गवर्न डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के लक्षण जो होते हैं, उसके जितने भी लक्षण होते हैं, उसका जो विकास होता है, वे लक्षण किस तरह के होंगे, उसको निर्धारित करते हैं जीन। और जीन वर्ड जो है ये किसने दिया था? अगर ये दिया था डब्ल्यू जॉनसन ने। कब दिया था? 1909 में। ठीक है ना। अब देखते हैं हम ट्रेट्स या कैरेक्टर, लक्षण जिन्हें कहते हैं, ये क्या होते हैं? ट्रेट्स और कैरेक्टर डिनोट ए मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल
फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल फीचर यानी कि विशेषताएं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की किस तरह की विशेषताओं को, जो मॉर्फोलॉजिकल होता है, जो एनाटॉमिकल होता है यानी कि जो उसकी संरचना होगी, फिजियोलॉजिकल जो दैहिक, बायोकेमिकल जैव रासायनिक, बिहेवियरल उसके व्यवहार कैसा होगा, ये सब जो विशेषताएं होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव जंतु की, किसी भी व्यक्ति की, उनको हम कहते हैं लक्षण यानी कि ट्रेट्स। अब ये ट्रेट्स जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पास ऑन होते हैं, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर कि ट्रेट्स जो है आपका, ट्रेट्स इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड विद इन ए ऑर्गेनिज्म जीन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के जीन्स में ट्रेट्स की इंफॉर्मेशन स्थित होती है, और जीन्स जो होता है वो आर ए सेक्शन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। माता पिता से या संतान में जाता है डीएनए जो, और उस डीएनए के एक टुकड़े को हम कहते हैं जीन, और इस जीन के अंदर ही लक्षणों की सूचनाएं एकत्रित होती है। जैसे यहाँ पर ये दिया है, जैसे ये पूरा एक डीएनए है, इस डीएनए के यहाँ पर दो जीन बनाए हैं, ये छोटे से डीएनए के एक टुकड़े को जीन कहेंगे, ठीक है ना, ये जीन हो गया, दो जीन, जीन डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं, और ये जो जीन होते हैं ये ही कैरेक्टर यानी कि ट्रेट्स का निर्धारण करते हैं। अब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते कैसे हैं, कि हाउ आर ट्रेट्स पास्ड डाउन, ये पहुंचते हैं मतलब रिप्रोडक्शन, जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन पहुंचते हैं, और इन जीन में लक्षण निर्धारित होते हैं। जैसे लिखा भी है यहाँ पे, जीन्स जो क्या रखते हैं, कैरिंग ट्रेट इंफॉर्मेशन, इनके पास लक्षण की सूचना होती है, आर पास्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जैसे यहाँ पर दिखा है थोड़ा सा कि ये पेरेंट्स है, इसमें इसकी जो प्रोजनी है, इसकी संतान है, इसके अंदर डीएनए यहाँ से इसके अंदर पहुंचता है, इस डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन्स कहते हैं, और इस जीन में ही लक्षणों की सूचना होती है। अब इनहेरिटेंस के बाद हम देखते हैं वेरिएशन के बारे में, क्योंकि जेनेटिक्स में हम दो चीज का अध्ययन करते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस हमने पीछे देख लिया है, वेरिएशन के बारे में देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए सिंगल स्पीसीज फॉर ए कैरेक्टर्स, किसी भी स्पीसीज के जो व्यक्ति होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके मध्य में कुछ विभिन्नता होती है, कुछ भिन्नता होती है लक्षणों को लेकर, और ये उन लक्षणों के लिए यह विभिन्नता ही विविधता यानी कि वेरिएशन का निर्माण करती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 कैट्स दी गई है, बिल्ली दी गई है, इसमें दिखाया गया है कि विद इन ए ग्रुप ऑफ कैट्स सम में हैव ग्रीन आई, जैसे ये बिल्ली है, इसकी आंखें कैसी ग्रीन है, और इसकी कैसी ब्लू है, इसकी आंखें कैसी, इसकी थोड़ी ब्राउन टाइप की है ना। इसमें लिखा विद इन ए ग्रुप ऑफ कैट्स सम में हैव green eyes, others have blue eyes, some might have long hairs, others short hairs। यानी कि अगर बिल्ली का एक उदाहरण के लिए समूह देखा जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इसमें कुछ बिल्ली की आंखें ग्रीन है, कुछ की, एक बिल्ली की आंख ग्रीन है, एक की ब्लू है, और दूसरी की ये ब्राउन है। तो ये जो आंख के कलर का जो लक्षण है, इसमें आंख के कलर का जो लक्षण है, इसमें जो विविधता है, इस विविधता के बारे में ही जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है कि ये तीनों में अलग अलग विविधता किस कारण से आई है। अब वेरिएशन कितने टाइप का होता है या वेरिएशन कैसे निर्धारित होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, एक होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन। जिसे यहाँ पे लिखा है ट्रेड डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज अकर्स इन टू मेन वेज, किसी भी स्पीसीज के जो सदस्य होते हैं उनमें जो अंतर होता है वह दो कारणों से होता है, एक जेनेटिक वेरिएशन के कारण होता है और एक एनवायरमेंटल वेरिएशन के कारण होता है। जो जेनेटिक वेरिएशन का होता है वो होता है डीएनए की वजह से, और जो एनवायरमेंटल वेरिएशन होता है वो एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से होता है।
अब हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द डीएनए सीक्वेंस इन ईच ऑफ आवर जीनोम्स। जीनोम्स क्या होता है? टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड, कहलाता है जीनोम्स। किसी भी जीनोम के, उसके डीएनए उसकी जो डीएनए सीक्वेंस होगी जीनोम की, उसमें जो विविधता होती है डीएनए सीक्वेंस में, जैसे मेरा डीएनए की जो सीक्वेंस होगी, जो अनुक्रम होगा, वो अलग होगा, आपके डीएनए का सीक्वेंस जो है वो अलग होगा। ये जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के डीएनए के सीक्वेंस में विविधता है, और इस विविधता के कारण ही हर एक व्यक्ति अलग दिखाई देता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है, इट इज हेरिटेबल, यानी कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। जेनेटिक वेरिएशन, आगे देखो, जेनेटिक वेरिएशन इज व्हाट मेक्स ऑल यूनिक। अभी मैं बताया हूं कि जेनेटिक वेरिएशन के कारण ही हर एक व्यक्ति अलग है। इसी के कारण इस पृथ्वी पर इतनी विविधता दिखाई देती है। वो किसी भी कारण होता है, हेयर कलर हो, स्किन कलर हो, या शेप ऑफ आवर फेस हो, या और बहुत सारे जितने भी लक्षण होते हैं, वे सब का कारण होता है जेनेटिक वेरिएशन। अब कुछ मेजर रीजन हैं जो जेनेटिक वेरिएशन के हैं। इसमें 3 रीजन यहाँ पर है, ये हैं। फर्स्ट वन इज जेनेटिक और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, यानी कि जो जेनेटिक वेरिएशन जो उत्पन्न हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, क्या कारण है इसका। इसके 3 कारण दिए गए हैं। एक तो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, यानी कि जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम कि मियोसिस, माइटोसिस, 2 तरह का कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। उसमें जब अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात की जाए, तो इसमें जब एक कोशिका का विभाजन होता है, तो इससे कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। मान लिया इंसान की का अगर एक कोशिका है, इसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, तो ये 4 जो कोशिकाएं बनेंगी मियोसिस के दौरान, इसमें 23 गुणसूत्र इसमें रहेगा, और जो बाकी जितनी भी कोशिकाएं हमारे 23 इसमें रहेगा, 23 इसमें रहेगा, और 23 इसमें रहेगा। मेयोसिस के दौरान जो ये 4 कोशिका एक कोशिका से बन रही है, इसमें जो क्रोमोसोम्स है, इसमें इन 46 में से कौन से क्रोमोसोम आए, इसमें कौन से क्रोमोसोम आए, इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर, कि इसकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होती है। सेकेंड वन है म्यूटेटेड जीन, यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण भी विविधता उत्पन्न होती है। जो किस वजह से होता है म्यूटेशन? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि एनवायरनमेंट में। म्यूटेशन 2 तरह का होता है वैसे तो, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो म्यूटेशन के कारण भी विविधता उत्पन्न होती है। एक तीसरा कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर भी ये मियोसिस के दौरान होता है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से, है ना, क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस की कौन सी सब स्टेज में होगा, प्रोफेज की कौन सी सब स्टेज में होगा? अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंटल वेरिएशन क्या होता है? ये एनवायरमेंटल जो वेरिएशन है, इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि ये हेरिटेबल नहीं होता है। एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से जो वेरिएशन उत्पन्न होता है किसी भी जीव जंतु के अंदर, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। जिसका देखो ये लिखा है, एनवायरमेंटल वेरिएशन आर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट आर नॉट हेरिटेबल। और किसके कारण होता है? ड्यू टू कोज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो विविधता उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन, और ये हेरिटेबल नहीं होता है। और ये फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? क्लाइमेट या वेदर हो सकता है, जिसमें रेन, टेम्परेचर, और बहुत सारे आ सकते हैं। डाइट होता है, न्यूट्रिशन होता है, डिजीज, पैरासाइट्स, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, पोल्यूटेंट्स, लेवल ऑफ पेरेंटल केयर, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर है। इन सब की वजह से भी विविधता उत्पन्न होती है, भिन्नता उत्पन्न होती है, एक दूसरे से जीव जंतु पौधे अलग दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो विविधता उत्पन्न होती है,
ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है एनवायरमेंटल वेरिएशन का। जैसे ये एक प्लांट है हाइड्रेंजिया। ये जो हाइड्रेंजिया प्लांट है, इसके जो फ्लावर होते हैं, इसके फ्लावर का कलर आप देखिए, अल्कलाइन सोयल में पिंक कलर के फ्लावर देता है और ब्लू सोयल में, सॉरी एसिडिक सोयल में ये ब्लू कलर के फ्लावर देता है। तो ये जो इसके फूल के अंदर, इसके फ्लावर के अंदर जो विविधता उत्पन्न हो रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एसिडिटी ऑफ द सोयल। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से है, इसलिए ये नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं ट्रांसमिट होगी। इसके सीड को अगर आप नेक्स्ट पीढ़ी में अगर उसको ग्रो करोगे तो ये पिंक फ्लावर नहीं देगा। यह है जैसी भूमि में इसको, जैसी सोयल में इसको ग्रो किया जाएगा, उसी तरह के अगर इसके सीड को यहाँ से कलेक्ट करके, पिंक के सीड को कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर इसको एसिडिक सोयल में इसको ग्रो किया जाता है तो यह ब्लू कलर के फ्लावर देगा। तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती। अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो ये फोटो है इनका, और ये ऑस्ट्रियन मोंक थे। मोंक यानी कि पादरी थे ये वहां पर, ऑस्ट्रियन मोंक थे। इनका जन्म जो है वो 20 जुलाई 1822 को कहाँ पर हुआ था? ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। वहाँ का एक जगह है हिंद, सॉरी अभी एक मिनट रुकिए, कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? हिंसी से, ऑस्ट्रिया के हिंसी से में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1884 में, कहाँ पर? बर्न में। ठीक है, इनको जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। और मेंडल साहब ने किया क्या था? इन्होंने जो बेसिक प्रिंसिपल है हेरिडिटी के या इनहेरिटेंस के, हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसके जो सिद्धांत है बेसिक, उसके बारे में इन्होंने बताया था 1866 में। तब जेनेटिक्स के लिए आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट, मेंडल ने जो काम किया था उसने उसको पब्लिश तो कर दिया था 1866 में, लेकिन उसको पहचान नहीं मिल पाई थी उस वक्त। उस वक्त के साइंटिस्टों ने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद सन 1900 में 3 अलग-अलग साइंटिस्टों ने कार्य किया और उन्होंने सेम ऐसा ही रिजल्ट प्राप्त किया जैसा मेंडल साहब ने रिजल्ट प्राप्त किया था। इन्होंने इनहेरिटेंस पे 3 अलग-अलग साइंटिस्टों ने काम किया। ये हुगो ड्यूवरीज है, ये कार्ल कोरेंस है और ये है एरिक वी सर्मेक। इन 3 साइंटिस्टों ने, यहाँ पर लिखा भी है जिसे लिख रहे, मेंडल्स findings came into light only in 1900 when similar results were obtained। जैसा रिजल्ट मेंडल ने मिला था वैसा ही इन 3 साइंटिस्टों ने रिजल्ट मिला, और ये इंडिपेंडेंटली मिला, अलग अलग मिला। इन्होंने अलग अलग काम कर रहे थे तीनों साइंटिस्ट। कौन कौन? ह्यूगो ड्यूवरीज, ये जो हॉलैंड के रहने वाले थे, जिसको डच भी बोलते हैं, डच बोटनिस्ट लिखा रहेगा, बोटनिस्ट थे हॉलैंड, यानी कि डच बोटनिस्ट थे। कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इरिक वन सर्मेक ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जहाँ के मेंडल जी थे। तो इन्होंने जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, उसके बाद 1900 में, सन 1900 में जेनेटिक्स का जन्म हुआ। और जो हुगो डी है, उन्होंने मेंडल की रिडिस्कवरी के अलावा भी बहुत काम किया है जेनेटिक्स में। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ जीन्स पर भी काम किया। इसके अलावा इन्होंने म्यूटेशन टर्म दिया था, ह्यूगो डी ने, म्यूटेशन टर्म। इसके अलावा इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी ह्यूगो डी ने दिया था, है ना। उत्परिवर्तन सिद्धांत, विकास क्रम का उत्परिवर्तन सिद्धांत और उत्परिवर्तन शब्द, ये सब ह्यूगो डी ने दिया था। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के नियमों की रिडिस्कवरी तो की, इसके अलावा भी इन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो
प्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में भी कार्ल कोरेंस ने बताया था, और इन्होंने एक प्लांट का नाम होता है फोरोक्लोक, जिसका बोटेनिकल नाम है मिराबिलिस जलापा, उस पर इन्होंने काम किया था। तो कार्ल कोरेंस ने इन सब चीजों के बारे में भी बताया था। इसके अलावा जो कार्ल कोरेंस के जो टीचर थे, उनके कार्ल कोरेंस के टीचर थे, उनका नाम था कार्ल नगेली। और कार्ल नगेली जो थे वो मेंडल के समय के साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट थे, काफी फेमस बोटनिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनका मेंडल के साथ पत्राचार हुआ था उस दौरान, और मेंडल ने जो पी पर काम किया था उसका रिजल्ट मेंडल ने इनके साथ शेयर किया था, इनके साथ डिस्कस किया था। मेंडल ने पी के अलावा एक राजमे पे काम किया, और राजमे के अलावा एक काम किया मेंडल ने, कुछ काम किया था हीरेशियम पे। हीरेशियम पर जो मेंडल ने काम किया था, मेंडल ने सेम रिजल्ट जो पी पर किया था, जो सिद्धांत दिए थे वो उसे उन्होंने उसके परिणाम हीरेशियम में नहीं मिले थे। इसके बारे में मेंडल ने हीरेशियम के रिजल्ट के बारे में कार्ल नगेली से डिस्कस किया था, और कार्ल नगेली पर आरोप लगता है कि उन्होंने मेंडल को डिस्करेज किया था, प्रोत्साहित नहीं किया था। थर्ड वन है इरिक वी सरमेक, इन्होंने 1900 में मेंडल के नियमों की रिडिस्कवरी की थी, और ये एक्चुअल में एग्रोनोमिस्ट थे, लेकिन इन्होंने ब्रीडिंग में जेनेटिक्स में भी काम किया, और इन्होंने काफ़ी वैरायटी रिलीज की है, डिजीज रेजिस्टेंस पे काम था इनका। इनके इनकी एक इंटरेस्टिंग चीज फैक्ट ये है कि इनके जो नाना जी थे, मैटरनल जो इनके ग्रैंडफादर थे, वो मेंडल के टीचर थे वियना में। जब मेंडल स्टूडेंट थे उस वक्त इनके जो नाना जी थे, सरमेक जी के नाना जी जो थे, उनका नाम था एडवर्ड फेनजी। एडवर्ड फेनजी जो सरमेक के नाना थे वो मेंडल के टीचर थे। अब जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? जेनेटिक्स साइंस की उत्पत्ति तो हुई सन 1900 में, आधारशिला कब रखी गई थी? 1866 में। लेकिन शब्द जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स टर्म दिया गया 1905 में, और यह ग्रीक भाषा का वर्ड है। जेनेटिक्स जो है वो ग्रीक, जेनेटिक्स इज ए डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का वर्ड जेनेसिस से यह लिया गया है, जिसका मतलब होता है ओरिजिन। और यह शब्द दिया गया था, एक ब्रिटिश बोटनिस्ट थे विलियम बेटसन ने यह शब्द दिया था 1905 में। और विलियम बेटसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के जो कार्य था, मेंडल का जो कार्य था उसको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचारित किया, उसके बड़े सपोर्टर थे, और इन्होंने मेंडल के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने उस पर बुक भी लिखी थी। ठीक है ना। बेटसन ने इसके अलावा और भी काम किया है। जो फेमस काम बेटसन का है, इन्होंने एपिस्टेसिस एक तो वर्ड दिया है। एपिस्टेसिस आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम क्या होता है, कि जब दो भिन्न भिन्न जीन होते हैं, दो अलग अलग जीन के अंदर इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। ये टर्म भी किसने दिया? बेटसन ने दिया। इसके अलावा इन्होंने पुनेट, एक साइंटिस्ट थे, पुनेट के साथ मिलकर इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया था, सहलगनता के बारे में इन्होंने पुनेट के साथ मिलकर बताया था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु कोइन द टर्म जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक शब्द किसने दिया? चार ऑप्शन है, टी.एच. मॉर्गन, ह्यूगो डी वरीज, मेंडल और डब्ल्यू बेटसन। किसने दिया जेनेटिक शब्द? चारों में से ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेटसन ने। और कब दिया? अभी देखा हमने 1905 में। जेनेटिक्स की खोज हुई, जेनेटिक्स विज्ञान की, साइंस की खोज हुई 1900 में, अभी डिस्कस किया है। आधारशिला रखी गई थी 1866 में, मेंडल के जो बेसिक प्रिंसिपल थे हेरिडिटी के, उनकी खोज के बाद। सेकंड क्वेश्चन आपका है
इसमें जो मेंडल का तो हमें पता ही है, हुगो डिवरीज का हमने देख लिया, हुगो डिवरीज ने क्या क्या म्यूटेशन पर काम किया था। टीएच मॉर्गन का अगर आप देखा जाए, टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और टीएच मॉर्गन ने लिंकेज मैप पर भी कार्य किया। लिंकेज मैप काफी काम है इनका। ड्रोसोफिला जो एक फल मक्खी होती है, उस पर इनका रिसर्च था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जेनेटिक्स? फर्स्ट वन है द टर्म जेनेटिक्स वाज coined in 1900। सेकंड क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ वर रीडिस्कवर्ड इन 1905। थर्ड है फादर ऑफ जेनेटिक्स विलियम बेटसन। और फोर्थ है आपका जेनेटिक्स इज ए लैटिन वर्ड। तो इन ऑप्शन जो ये जो चार स्टेटमेंट दिए हैं जेनेटिक्स से संबंधित, इसमें से कौन सा सही है? देखिए, क्या पहला है, क्या दूसरा है, क्या तीसरा है, क्या चौथा है? बताइए। पहले में फर्स्ट और सेकंड सही है? नहीं। टर्म जेनेटिक्स वाज coined in 1900? नहीं। क्या तीनों सही है? नहीं। या चारों सही है? नहीं। इनमें से कोई सही नहीं है, तो आंसर है इसका डी। क्योंकि टर्म जेनेटिक्स वाज coined in 1905। मेंडल्स लॉ वर डिस्कवर्ड इन 1900। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। और जेनेटिक्स इज ए ग्रीक वर्ड, ना कि लैटिन वर्ड। और ग्रीक कौन सा वर्ड? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है? ओरिजिन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी को ही आप इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्वेश्चन है कि क्या जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशानुगति और विविधता की अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहते हैं। ट्रू है या फॉल्स? इसका ऑप्शन है ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड। अभी बताया है क्या है? म्यूटेशन है, इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है, वेरिएशन है, क्या है इसका? इनहेरिटेंस। म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप। म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन टर्म किसने दिया? अभी बताया ना, ह्यूगो ड्यूरीज ने। फिफ्थ क्वेश्चन है एनवायरमेंटल वेरिएशन कैन ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि क्या एनवायरमेंटल वेरिएशन हेरिटेबल है? इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि एनवायरमेंटल वेरिएशन हेरिटेबल नहीं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह ट्रांसफर नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।